तो इस वीडियो में हम 15 टू 21 जुलाई तक का करंट अफेयर्स को कंप्लीट करेंगे। साथ ही हम यह भी सीखेंगे कि हमें करंट अफेयर्स को किस तरह से समझना चाहिए ताकि हम इसका अपने एग्ज़ाम में यूज़ कर सकें। सेकंड, ये हमारे जीएस से किस तरह से लिंक होते हैं, अलग अलग पार्ट, GS1, GS2, GS3, GS4। इसके बाद फिर करंट अफेयर्स पढ़ने के बाद इस पर हम आंसर राइटिंग कैसे कर सकते हैं, ये इस वीडियो में हम समझेंगे। तो चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं। तो अब सबसे पहले हम देखेंगे कि इसमें कौन कौन से टॉपिक है जो हम कवर करेंगे। ठीक है, तो भारत में व्यापक वर्षा का क्या कारण है? ग्लोबल वार्मिंग बच्चों के खेलने के अधिकार को खत्म कर रहा है। ग्लोबल वार्मिंग इज डिस्ट्रॉइंग चाइल्ड्स राइट टू प्ले। नेक्स्ट, What is PM Shri, the showcase school scheme that center is pushing in states? PM Shri क्या है? शोकेस स्कूल योजना जिसे केंद्र राज्यों में आगे बढ़ा रहा है। गढ़चिरौली में पुलिस के साथ मुठभेड़ में 12 नक्सली मारे गए। नेक्स्ट, गुणवत्तापूर्ण नौकरियों का महत्व, द इम्पोर्टेंस ऑफ क्वालिटी जॉब, इंडिया एंड ए केस ऑफ स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी, भारत और रणनीतिक स्वायत्ता का मामला। What is the International Center for Audit of Local Governance which the CAG inaugurated in गुजरात? स्थानीय शासन की लेखा परीक्षा के लिए अंतर्राष्ट्रीय केंद्र क्या है जिसका कैग ने गुजरात में उद्घाटन किया है? इसके बाद यूपीएससी ने पूजा खेड़कर के खिलाफ जालसाजी का आपराधिक मामला दर्ज किया। मोस्ट पॉपुलेटेड दिल्ली, नोएडा अमोंग सिटीज़ विद लेस देन 40% नेशनल क्लीन एयर प्रोग्राम फंड यूटिलाइजेशन, CSC प्रपोज अर्जेंट रिफॉर्म्स। दिल्ली और नोएडा सबसे प्रदूषित शहरों में शामिल हैं जहां राष्ट्रीय स्वच्छ वायु कार्यक्रम के तहत 40% से कम फंड का उपयोग हुआ। CSC ने तत्काल सुधार का प्रस्ताव दिया है। नेक्स्ट टॉपिक, विभिन्न राज्यों को वित्तीय हस्तांतरण पर केंद्र का नियंत्रण, द यूनियन गवर्नमेंट रेन ऑन फिनेंशियल ट्रांसफर टू डिफरेंट स्टेट्स, द प्रॉब्लम विद कर्नाटका गिग वर्कर्स बिल, कर्नाटका गिग वर्कर्स बिल की समस्या। एक्सप्लॉइटेबल फिश बायोमास कुड डिक्लाइन बाय 30% और मोर बाय सेंचुरी एंड इफ एमिशन रिमेन हाई, FAO फूड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन। यदि उत्सर्जन उच्च स्तर पर बना रहता है तो सदी के अंत तक उपयोगी मछली बायोमास में 30% या उससे अधिक की गिरावट आ सकती है। क्रेडिट टू ECLGS को क्रेडिट। इसके बाद हम देखेंगे गवर्नमेंट प्रायोरिटी मोर गुड जॉब्स, इंडिया कुड सून अलाउ गेम चेंजिंग वेट लॉस ड्रग टिर्जेपेटाइड, हाउ इट्स वर्क, इट्स साइड इफेक्ट। भारत जल्द ही गेम चेंजिंग वजन घटाने की दवा टिर्जेपेटाइड को अनुमति दे सकता है। यह कैसे काम करती है, इसके दुष्प्रभाव क्या हैं? हीट वेव्स आर इवोपोरेटिंग द राइट टू प्ले, गर्म लहरें खेलने के अधिकार को छीन रही हैं। अब हम आ जाते हैं अपने द हिंदू के एडिटोरियल पर जो 15 जुलाई को आया था। लेकिन मैं इससे पहले कुछ बात करना चाहूँगी। जैसे 15 वो मैंने पोल करवाया तो उसमें ज़्यादातर जो बच्चे हैं उनका फर्स्ट अटैम्प्ट है 2025 में, फिर सेकंड अटैम्प्ट, फिर थर्ड अटैम्प्ट वाले हैं। लेकिन इसमें वो भी है जिनका फिफ्थ है, सिक्स अटैम्प्ट भी है। तो आप अगर अभी से ही इसको पढ़ेंगे, ये जो मैं पढ़ा रही हूँ जो फर्स्ट अटैम्प्ट वाले हैं, तो आप बहुत अच्छा स्कोर करेंगे। आप देखना, क्योंकि इसकी जो रेलिवेंसी है वो स्टार्टिंग में समझ में नहीं आती है, क्योंकि कहीं पर भी इस तरह से नहीं पढ़ाया जाता है। बस हम करंट अफेयर्स को एक करंट अफेयर्स की तरह देखते हैं, क्योंकि हम टॉपर्स को भी सुनते हैं कि करंट अफेयर्स का बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल होता है। लेकिन हमें ये भी ध्यान में रखना होगा ना, लेकिन कोई ये तो सिखा ही नहीं रहा है कि क्या पढ़ें क्या ना पढ़ें। करंट अफेयर्स तो ठीक है हमने पढ़ लिया, लेकिन हम उसको यूज़ ही नहीं कर पा रहे हैं, तो उस करंट अफेयर्स को पढ़ने का हमारा मोटिव ही क्या है? तो अगर आप ये चाहते हैं कि हम सच में सीखें कि हमें करंट अफेयर्स किस तरह से पढ़ना चाहिए, तो सबसे इम्पॉर्टेंट बात जो आपको ध्यान में रखनी है वो ये है कि सबसे पहले आपको क्वेश्चन करना चाहिए कि मैं ये करंट अफेयर्स क्यों पढ़ूँ, मैं इस करंट अफेयर्स को क्यों पढ़ रहा हूँ, ये हमारे कहाँ पर यूज़ हो सकती है। सबसे पहले कुछ भी पढ़ते टाइम अगर आप ये सोचेंगे तो आप निश्चित ही एक सही मार्ग की ओर प्रशस्त होंगे। तो इसलिए कभी भी कुछ भी पढ़ रहे हैं करंट अफेयर्स के अलावा भी, तो उसे सोचिए कि मैं क्यों पढ़ रहा हूँ, ये कहाँ पर यूज़ होगा। इस एग्ज़ाम में यूज़ करना बहुत ज़रूरी है। और ये सिर्फ यूपीएससी के लिए नहीं, अन्य एग्ज़ाम में भी आप अगर कोई दे रहे हैं तो वहाँ पर भी आप इस करंट अफेयर्स को अपने PYQ के अकॉर्डिंग देख कर आप इसको अच्छे से समझ सकते हैं और यूटिलाइज़ कर सकते हैं। तो चलो अब हम स्टार्ट करेंगे।
15 जुलाई 2024 दी हिंदू एडिटोरियल में था, विभिन्न राज्यों को वित्तीय हस्तांतरण पर केंद्र सरकार का नियंत्रण। तो अब हम इसको क्यों पढ़ें, इसका यूज़ कहाँ पर है, तो हम देखेंगे कि इसका जो यूज़ है वो है GS2 पॉलिटी में। फिर उसके बाद हम गए PYQ पर कि कैसे PYQ इस पर आए हुए हैं। तो PYQ आया था कि भारत का वित्त आयोग कैसे गठित किया जाता है, हाल ही में गठित वित्त आयोग की संदर्भ शर्तों के बारे में आप क्या सोचते हैं, चर्चा करना। तो अब ये क्वेश्चन तो देखो आएगा नहीं, है ना। पहले आ गया 2018 में, तो जब इनका गठन हुआ था तब ये क्वेश्चन पूछा गया था। तो मुझे लगता है कि ना इस बार भी 2024 में इस क्वेश्चन के आने के चांसेस ज़्यादा है, क्योंकि अब 16वें वित्त आयोग का वो होने जा रहा है। तो उनके सामने क्या चैलेंजेस हैं, क्या चुनौतियाँ हैं, तो उस पर शायद क्वेश्चन इस बार आ सकता है। तो आप ध्यान रखिएगा इस टॉपिक को लेकर। तो हमने एक मॉडल क्वेश्चन इस पर बनाया है कि वित्त आयोग का गठन केंद्र और राज्यों के बीच राजस्व बंटवारे में संतुलन बनाए रखने के लिए किया गया है, लेकिन वर्तमान में यह असंतुलन की ओर बढ़ रहा है। क्या आप इस दृष्टिकोण से सहमत हैं? उदाहरण के साथ स्पष्ट करें और समाधान सुझाएं। तो आगे हम इसका आंसर देखेंगे जो मैंने लिखा है। देखो, जो भारत का राजकोषीय संघवाद है, केंद्र सरकार और राज्यों के बीच वित्तीय संसाधनों का विभाजन इसकी संघीय संरचना की आधारशिला है। वित्त आयोग इस संबंध में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। हालांकि सिस्टम में हालिया रुझान और सीमाएं इसकी प्रभावशीलता के बारे में चिंताएं बढ़ाती है। 16वें वित्त आयोग का गठन 31/12/2023 को नीति आयोग के पूर्व उपाध्यक्ष श्री अरविंद पनगड़िया की अध्यक्षता में किया गया। तो आपने भी देखा होगा कि जब ये फाइनेंस कमीशन के सामने चुनौती ये होती है कि फंड किस तरह से एलोकेट किया जाए, राज्य सरकार को किस बेस पर फंड दिया जाए। तो इसके लिए वो वर्टिकल और हॉरिजेंटली उसका विभाजन करते हैं। और जैसे वर्टिकली तो होगा 40% हम देंगे, और हॉरिजेंटली का जनसंख्या के आधार पर, एजुकेशन के आधार पर, तो उस अकॉर्डिंग परसेंटेज उसका डिवाइड कर दिया जाता है जब फंड दिया जाता है। तो लेकिन अब वो क्या होता है कि अब हम देखते हैं केंद्र और राज्यों के बीच में भी द्वंद्व बना रहता है कि जितना बोला गया है केंद्र वो भी प्रोवाइड नहीं कर रही है। तो ये एक वित्त आयोग के सामने ये चैलेंजेस हैं। अब देखो 16वें वित्त आयोग के विचारणीय विषय क्या हैं। तो संघ और राज्यों के बीच कर आय का वितरण, राज्यों को सहायता अनुदान को नियंत्रित करने वाले सिद्धांत, पंचायतों और नगरपालिकाओं जैसे स्थानीय निकायों के लिए राज्य निधि को बढ़ाने के उपाय। और साथ ही देखो मैंने यहाँ पे ये लगाया, आप इसे देखो ढंग से, कि जो हमारा 14th फाइनेंस कमीशन था तो वहाँ पे किस तरह से जो परसेंटेज है उसके अकॉर्डिंग फंड मिलेगा वो उसमें हॉरिजेंटली डिस्क्राइब किया गया है। जैसे अगर इनकम डिस्टेंस है तो उनको हम 50% देंगे, फॉरेस्ट्री और इकोलॉजी के लिए 7.5%, एरिया के लिए 15%, पॉपुलेशन के लिए 27.5%। लेकिन अब हम यहाँ पर आते हैं तो इसको फॉरेस्ट को कम करके 10% कर दिया गया है, पॉपुलेशन को 15% कर दिया गया, और डेमोग्राफिक परफॉर्मेंस को 12.5% कर देगा। तो राज्यों के बीच भी है ना ये एक डिबेट का इशू रहता है कि यार ठीक है कि जनसंख्या को हम इतना ज़्यादा दे रहे हैं, लेकिन जो अब आप साउथ साइड जाओ जहाँ पर केरल, तमिलनाडु ये जैसे स्टेट है, तो यहाँ पर तो फिर जनसंख्या ज़्यादा है ही नहीं। ये तो अपने उस पर एजुकेशन हब के लिए वैसे ही जाना जाता है, इंडस्ट्री वगैरह के लिए जाना जाता है। तो ये रहता है कि किस बेस पे तुम मतलब इस तरह से कर रहे हो। तो अब समय आ गया है कि हम अपने जो ये जो क्राइटेरिया है इसको चेंज करें, और इसमें थोड़ा एक अलग से रणनीति लाने की ज़रूरत है, ताकि अच्छे से ये जो विवाद है उसे कम किया जाए, ताकि हमारी जो सहकारी संघवाद की जो भावना है वो मजबूत हो सके। ठीक है, तो इशू विद द फाइनेंस कमीशन के साथ अब सामने क्या क्या इशू आते हैं। तो सीमित आवंटन मानदंड की जनसंख्या वृद्धि, आर्थिक गतिशीलता जैसे कारकों और साक्षरता और शिशु मृत्यु दर जैसी सामाजिक संकेतकों पर पर्याप्त रूप से विचार नहीं किया जाता है। तो देखा यही कि हम इस पर विचार ही नहीं कर रहे हैं। आर्थिक गतिशीलता जैसे जो मुद्दे हैं, साक्षरता है, शिशु मृत्यु दर है, सामाजिक संकेतक होते हैं। सामाजिक संकेतक से मतलब जैसे ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स हो गया, ठीक है, मल्टी डायमेंशनल पुअर्टी इंडेक्स हो गया, हैप्पीनेस इंडेक्स हो गया। तो यार इनको भी तो शामिल करना चाहिए ना। तो यही है कि अब समय आ गया कि इसमें अब चेंज लाओ। इससे ऐसी स्थिति पैदा हो सकती है जहां संसाधन आवंटन विभिन्न राज्यों की वर्तमान जरूरतों को प्रतिबिंबित नहीं करता है। तो इसमें यही समझाया है कि आप प्लीज़ इसमें जो आप ये तो 16वें वित्त आयोग के सामने यही है कि जो पहले दिया गया उसमें आपको चेंजेस आने की नीड है। सीमित नीति प्रभाव, फाइनेंस कमीशन को यह सुनिश्चित करने के लिए तरीके खोजने की आवश्यकता हो सकती है कि राज्य सरकार उन क्षेत्रों में कार्रवाई करे जिन्हें वह महत्वपूर्ण मानता हो। जैसे कि जो राज्य अपने यहाँ किस चीज़ को इम्पोर्टेंट मानते हैं तो उस पर भी फाइनेंस कमीशन को ध्यान देने की आवश्यकता है। ये आप फाइनेंस कमीशन जो टॉपिक है वो पॉलिटी में पढ़ते होंगे, ठीक है, अपने फाउंडेशन वाले कोर्स में। अब है पारदर्शिता का अभाव। राज्यों को अक्सर ऐसा लगता है कि संसाधनों का आवंटन कैसे किया जाए इस पर उनका कोई अधिकार नहीं है। यह पारदर्शिता की कमी आवंटन प्रक्रिया की निष्पक्षता पर भी सवाल उठा सकती है।
अब हम वित्तीय आयोग के लिए एक समाधान, मतलब क्या प्रस्तावित समाधान है, उन्हें हमने लिखा है कि वित्तीय आयोग क्या क्या कर सकता है, तो हमने वो समाधान बताए हैं। जैसे कि आवंटन मानदंड विकसित करना, फाइनेंस कमीशन को मानदंड में जनसंख्या वृद्धि, आर्थिक गतिशीलता और सामाजिक संकेतक शामिल हो सकते हैं। ऐसे ही हमें प्रदर्शन आधारित प्रोत्साहन, तो जो आपने वो डायग्राम देखा था, तो हम यही बता रहे हैं कि उसमें और हम क्या क्या ऐड कर सकते हैं, ठीक है। जैसे प्रदर्शन आधारित प्रोत्साहन, इससे सकारात्मक प्रतिस्पर्धा को बढ़ावा मिलेगा और नीतिगत परिणामों में सुधार हो सकता है। परिणाम आधारित फंडिंग करनी चाहिए, कि जो भी जैसे स्टेट हैं वो अच्छा कर रहे हैं, तो एक इससे क्या होता है, हेल्थी कंपटीशन का एनवायरनमेंट क्रिएट होता है, तो फंडिंग परिणाम आधारित भी हमें करनी चाहिए। विस्तृत रिपोर्ट प्रकाशित करना, जैसे जो रिपोर्ट आती हैं उनके आधार पर भी फंड करना कि कौन से स्टेट जैसे अच्छे करें। आवंटन निर्णयों के लिए स्पष्ट स्पष्टीकरण और चुने गए मानदंडों के पीछे तर्क प्रदान करने से पारदर्शिता बढ़ेगी। आगे चलते हैं कि आगामी बजट एक आर्थिक संविधान बनाने के बारे में राष्ट्रीय बातचीत शुरू करने का एक अवसर हो सकता है। आर्थिक संविधान का प्रस्ताव भारत के लिए एक सुनियोजित दीर्घकालिक आर्थिक रणनीतिक आह्वान, यहाँ शायद वो आह्वान वर्ड मैंने थोड़ा गलत लिखा होगा तो लिखना भूल गई, आह्वान है। यह रणनीति वैश्विक अनुभवों से प्रेरित होगी, भारत की विशिष्ट परिस्थितियों के अनुरूप बनाई जाएगी और एक सहयोगी और द्विदलीय प्रक्रिया के माध्यम से विकसित की जाएगी। अंतिम लक्ष्य निरंतर आर्थिक समृद्धि सुनिश्चित करना, सभी भारतीय के जीवन स्तर में सुधार करना और 2047 तक एक विकसित राष्ट्र का दर्जा हासिल करना। तो आप ये सब छोड़िए, इसमें मतलब मेन यही कहा गया है कि अब हम जैसे हमें हमारे एसडीजी गोल को अचीव करना है 2030 तक, 2047 के हमारे अलग लक्ष्य हैं, तो अब समय आ गया है कि हम जो क्राइटेरिया है उसे चेंज करें, और जो ये सॉल्यूशन है, जैसे हमें आर्थिक गतिशीलता, प्रदर्शन आधारित फंडिंग, तो इन सब पर ध्यान देने की आवश्यकता है। एजुकेशन में कौन कर रहा है, इस तरह से इन पर भी ज़्यादा अच्छे से ध्यान दिया जाए। अब ये है कर्नाटक गिग वर्कर्स बिल की समस्या क्या है, ठीक है। इसमें एक PYQ आया था, ये हमारा यूज़ हो सकता है GS2 एंड GS3 में PYQ आया था 2021 में, कि भारत में महिलाओं के सशक्तिकरण की प्रक्रिया में गिग इकोनॉमी की भूमिका का परीक्षण कीजिए। ओके, तो गिग इकोनॉमी की इसमें मैंने सिर्फ एज एग्जांपल, क्योंकि अभी ये आया है 2021 में ही आया, तो मुझे नहीं लगता अभी इतनी जल्दी दोबारा से आएगा। तो लेकिन अगर हम इसका यूज़, जो न्यूज़ है वो मैंने डाटा यहाँ पर लिखा है कि इसकी जो इम्पोर्टेंस क्या है गिग इकोनॉमी की, तो वो हम कहीं पे भी ऐसे या GS में कहीं पे भी यूज़ कर सकते हैं एज एग्जाम्पल के तौर पे। तो नीति आयोग का अनुमान है कि 2030 तक गिग कार्यबल 23.5 मिलियन तक पहुंच जाएगा, तो इसे एज एग्जाम्पल हम यूज़ करेंगे, इसलिए लिख दिया गया है। देखो, हमें पढ़ना कम है, हमें सोचना ज़्यादा है, हमें थिंक करना है किस तरह से क्वेश्चन आ सकते हैं। कम पढ़ो, बार बार पढ़ो, रिवाइज करो, और प्लीज़ पहले वाले लेक्चर देखो, क्योंकि मैं यहाँ पर इंटरलिंक करती हूँ। अगर आपको वो आ जाएगा तो आप अपने कम कंटेंट के साथ भी जब उसको रिप्रेजेंट करेंगे तो आपके मार्क्स अच्छे मिलेंगे। और अगर आप कहीं कुछ और पढ़ते हैं तो आप इसे प्लीज़ यहीं आकर ऐड करें, इससे आपको बहुत आसानी होगी जब आपका एग्ज़ाम जो है वो नज़दीक आएंगे। अब डाउन टू अर्थ में 15 जुलाई को ही था कि यदि उत्सर्जन उच्च स्तर पर बना रहता है तो सदी के अंत तक उपयोगी मछली बायोमास में 30% या उससे अधिक की गिरावट आ सकती है। फूड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन ने ऐसा कहा है, तो इसे भी हम ऐसे एग्जाम्पल यूज़ करेंगे। ऐसे आया था 2006 में कि आधारित आर्थिक विकास के लिए पारिस्थितिकी स्थितिकी एवं पर्यावरण का परिरक्षण अति आवश्यक है। तो हम इस एग्जाम्पल को इस ऐसे में भी यूज़ कर सकते हैं, इसलिए मैंने इसे लिखा है। तो कभी भी पढ़ें, कुछ भी पढ़ें, यही सोचें कि हम इसका यूज़ कहाँ पर करेंगे। अगर नहीं सोच रहे हो तो फिर उसको मत पढ़ो, क्योंकि आप उसको यूज़ नहीं कर पाओगे तो उसको पढ़ने का आपके लिए कोई बेनिफिट नहीं होगा। अब हमारे जो कौन कौन से SDG है उनको इम्पोर्टेंट है। अब मान लो अगर ये गिरावट आ रही है तो हम जो ये हमारे सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल है, नो पॉवर्टी, जीरो हंगर, तो हम इसे कैसे अच्छा इसमें प्रदर्शन कर पाएंगे। तो इसलिए भी ये ज़रूरी है कि इस क्षेत्र में जो भी गिरावट आ रही है उन कमियों को पहचानें और हम उस पर ध्यान दें, ताकि हम अपने सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल, नो पॉवर्टी और जीरो हंगर के लक्ष्य को अचीव कर सकें, ठीक है। इसके बाद हम चलते हैं 16 जुलाई पर। बिजनेस लाइन एडिटोरियल में आया था कि क्रेडिट टू ECLGS, इसको हम यूज़ करेंगे GS थर्ड इकोनॉमी पे। अब हम सोचेंगे कैसे क्वेश्चन आया था, तो 2023 में आया था कि GDP में विनिर्माण क्षेत्र विशेषकर MSME की बढ़ी हुई हिस्सेदारी तेज आर्थिक समृद्धि के लिए आवश्यक है। इस संबंध में सरकार की वर्तमान नीतियों पर टिप्पणी कीजिए। तो ये 2023 में क्वेश्चन आया था। अब हमने इसमें एक एज ए डाटा लिखा है कि जो सरकार क्या कर रही है, अगर इन फ्यूचर क्वेश्चन आए MSME को लेकर, तो सरकार का जो कदम है, तो वो हमने इसमें लिखा है कि बिजनेस लाइन में हाल ही में प्रकाशित एक रिपोर्ट से पता चला है कि
ECLG scheme extended liquidity support of over 3.68 lakh crore to 1.19 crore business in just a 3-year tenure between May 2020 and March 2023. SBI Economic Research has estimated that this saved 1.5 crore MSME job. तो जो ये रिपोर्ट है ये बताती है कि SBI के आर्थिक अनुसंधान ने अनुमान लगाया कि इससे 1.5 करोड़ MSME नौकरियां बच गई हैं। मतलब कितना अच्छी मतलब ये बात है जो सरकार मतलब ये जो स्कीम आई थी इससे 1.5 करोड़ की MSME नौकरियां बच गई है। तो इसे हमें एज ए एग्जाम्पल ही यूज़ करना है कि सरकार जो है क्या क्या कर रही है, तो जो उनकी जो अच्छाई है वो हमें भी वो भी बतानी होती है। अब ये क्या है, तो वो हमने लिख रखा है कि ये क्या है कि ECLGS एक वित्तीय सहायता कार्यक्रम है जिसे भारत सरकार द्वारा मई 2020 से आत्मनिर्भर भारत अभियान पैकेज के हिस्से के रूप में पेश किया गया है। इसका उद्देश्य कोविड-19 महामारी से प्रभावित व्यवसायों विशेषकर सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यमों को राहत प्रदान करना था। और इंग्लिश भी थोड़ी साइड में इसलिए है क्योंकि हमें कंपलसरी पेपर भी निकालना होता है, तो आप इसे भी थोड़ा पढ़ते रहें, इससे दूर ना भागे प्लीज़, क्योंकि हमें कंपलसरी पेपर नहीं निकलेगा तो हमारा इतना सब करने का कोई बेनिफिट नहीं होगा। और अगर 6th अटैम्प्ट 5th अटैम्प्ट जिनका है तो आप मुझे प्लीज़ कमेंट करें कि और आपको क्या चाहिए, किस चीज़ की आपका नीड है, कौन से सब्जेक्ट में आपको प्रॉब्लम आ रही है, तो आप वो मुझे कमेंट करके बता सकते हैं ताकि हम आने वाले टाइम में जो वीडियो उन टॉपिक्स पर ला सकें और आपका जो ये 5th 6th अटैम्प्ट है वो भी निकल सके। ठीक है, और अगर आपको मेरा ये इनिशिएट अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ मुझे कमेंट में ज़रूर बताएं ताकि मैं इसे ऐसे ही आगे कंटिन्यू कर सकूँ। अब 16 जुलाई बिजनेस लाइन एडिटोरियल में था सरकार की प्राथमिकता अधिक अच्छी नौकरियां। तो हम पहले भी कितनी बार ये नौकरियों वाला पढ़ चुके हैं, क्योंकि आज आप देखो तो वर्तमान में समस्या यही है कि नौकरियां नहीं हैं। बहुत सारे रीजंस हैं उसके, जो मैंने पहले भी आपको जब एडिटोरियल आया था उसमें बताया था। फिर क्या करना चाहिए मैंने वो भी बताया था। फिर अगर नौकरियां नहीं होंगी, ठीक है, जब नौकरियां नहीं होंगी तो लोगों के पास पैसे नहीं आएंगे तो वो मार्केट में डिमांड क्या करेंगे। ठीक है, तो जब वो डिमांड नहीं करेंगे तो उससे क्या होगा, हमारा प्रोडक्शन कम हो जाएगा तो फिर निवेश में कमी आ जाएगी तो हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर है वो डेवलप नहीं होगा तो हमारे जो इतने सारे इंडेक्स हैं उसमें भी हमारी लो रैंकिंग आएगी। और फिर जो हमारे SDG हैं, नो पॉवर्टी, जीरो हंगर, गुड हेल्थ एंड वेलबींग, तो हम इन सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल को कैसे अचीव कर पाएंगे। ठीक है, तो अब इसलिए 2015 में क्वेश्चन भी पूछा कि हाल ही के समय में भारत में आर्थिक समृद्धि की प्राकृतिक का वर्णन अक्सर नौकरहीन समृद्धि के तौर पर किया जाता है। क्या आप इस विचार से सहमत हैं? अपने उत्तर में समर्थन में तर्क प्रस्तुत कीजिए। अगर यहाँ पर कोई इंग्लिश मीडियम से भी है तो प्लीज़ मुझे कमेंट में बता दें ताकि मैं हिंदी के साथ साथ इंग्लिश का भी यहाँ पर थोड़ा यूज़ कर सकूँ, आपके लिए कंटेंट ला सकूँ। अगर नहीं होंगे तो फिर मैं ऐसे ही रखूँगी। ठीक है, तो आप प्लीज़ अगर हो तो मुझे कमेंट में ज़रूर बताएं क्या है मुद्दा। तो यही है कि यह लेख क्या प्रकाशित कर रहा है जो आया ही, यह लेख भारत की रोजगार चुनौती को संबोधित करने की तात्कालिकता पर जोर देता है। लेखक का तर्क है कि 1970 के दशक की लोक लुभावन आर्थिक नीतियों जिसके कारण अर्थव्यवस्था में गतिरोध और विकृतियां पैदा हुई की वापसी को रोकने के लिए उच्च उत्पादकता वाली नौकरियों के निर्माण पर ध्यान केंद्रित करना महत्वपूर्ण है। मुख्य बिंदुओं का सारांश इस प्रकार है। उस एडिटोरियल में यही सब था और चिकनी चुपड़ी बातें की गई थी कि नौकरी के लिए ये करो ऊपर करो, लेकिन कुछ प्रैक्टिकल भी तो होना चाहिए ना कि हाँ सच में ये करना ही चाहिए। तो इसलिए हमने जब पहले, तो अब हम यहाँ देखेंगे कि पहले वाले आंसर का यूज़ कैसे करेंगे। तो अब आप देखो जो पहले मैं ये करवा चुकी हूँ, इसमें मैंने आपको पहले से आंसर लिखवाया हुआ है। अगर आपने मेरे पहले की वीडियो नहीं देखे हैं तो उन्हें जाकर देखिए, इसलिए अब मैं इसको यहाँ पर नहीं पढ़ूंगी, क्योंकि बताओ ना, जब आपने पहले मैंने इसको पढ़ा दिया है और मैं बार बार यहाँ पर आपको पढ़ाऊँगी तो इससे आपका भी टाइम वेस्ट होगा, बल्कि आप ये टाइम बचा के अपने स्टैटिक पार्ट को और मजबूत बना सकते हैं। और करंट अफेयर्स तो आपको यहाँ पूरा हो ही रहा है, तो प्लीज़ आप उन वीडियोज़ को जाकर पहले देखिए, क्योंकि इससे क्या होगा, हम बार बार करंट अफेयर्स को कितनी बार रिवाइज कर लेंगे। तो इससे ये ऐसे एंड टाइम पे ये नहीं होगा कि हम एंड टाइम पे सब कुछ लेके आ गए पीटी मेंस की और लगे हुए हैं सारे डाटा फैक्ट रटने में। आप बताओ उनको याद करके जब आपको हाउ टू यूज़ करना आएगा ही नहीं, हमें कैसे यूज़ करें, कैसे रिलेवेंट है हमारे एग्जाम में, तो आप उसका कैसे उपयोग कर पाओगे। तो प्लीज़ मैं उन वीडियोज़ को भी देखें। तो बस ये मैंने पूरा भी नहीं लगाया है, थोड़ा ही लगा दिया कि देखो हम कैसे यूज़ करते हैं मल्टीपल टाइम्स। ठीक है, क्योंकि चीज़ें तो वही है ना यार, टॉपिक तो वही है, वही आते रहेंगे, एडिटोरियल सेम रिपीट होते रहेंगे, कुछ टाइम बाद पे कुछ नए भी आते रहेंगे। तो इंडियन एक्सप्रेस में क्या था कि भारत जल्द ही खेल बदलने वाली वजन घटाने वाली दवा
टिर्जेपेटाइड को अनुमति दे सकता है? यह कैसे काम करती है? इसके दुष्प्रभाव क्या हैं? तो प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू से क्वेश्चन था कि ये टिर्जेपेटाइड का यूज़ किस ट्रीटमेंट के लिए, किस में इसका यूज़ किया जाता है? तो टाइप 2 मधुमेह, उच्च रक्तचाप, अस्थमा, उच्च कोलेस्ट्रोल। तो आप या तो इसका आंसर कमेंट कर सकते हैं, वैसे मैं इसका आंसर अब बता देती हूँ। टाइप 2 डायबिटीज़ के लिए इसका यूज़ किया जाता है। ठीक है, आंसर बी यहाँ पे लिखा हुआ है। तो ये इतना ही था, इस पर कोई मेंस का ऐसे क्वेश्चन नहीं हो सकता, तो बस एक क्वेश्चन ऐसे ही बना दिया। और अभी मेंस में मैं इतना ज़्यादा फोकस इसलिए कर रही हूँ क्योंकि अभी जो कुछ बच्चे अगर हैं जो इस बार मेंस लिख रहे हैं, तो आप देखना कितने सारे क्वेश्चन यहाँ से अगर आप हाउ टू यूज़ सीख जाते हैं तो डायरेक्ट नहीं भी आते, लेकिन कुछ डायरेक्ट भी होंगे। डायरेक्ट नहीं भी आते तो आप इनडायरेक्ट इनका यूज़ कर सकते हैं। जैसे 250 नंबर का ऐसे ही आता है यार, भर के आओ ना करंट अपडेट। तुम IAS बनने वाले हो, अधिकारी बनोगे, तो करो ना अपडेट, चीज़ें लिख के आओ, इसी की तो नीड है यार, इसलिए। ठीक है, अब हम आगे चलते हैं। 17 जुलाई की न्यूज़ है। गर्म लहरें खेलने के अधिकारों का खत्म कर रही है। यूज़ इसका हम कहाँ करेंगे? फिर सीखो, यूज़ कहाँ करेंगे? बार बार क्वेश्चन करो खुद से, कहाँ यूज़ करेंगे, तभी आपको ये चीज़ें अच्छे से समझ में आएंगी। तो ऐसे में हम इसका यूज़ कर सकते हैं, जैसे पालना झुलाने वालों हाथों में ही संसार की बागडोर होती है। हैंड्स दैट रोक द क्रैडल रूल्स द वर्ल्ड। ठीक है, अब ये आ गया। तो यूपीएससी क्या करता है कि थीम सेम रखता है, चेंज करके क्वेश्चन बनाता है। तो हमने भी एक मॉडल क्वेश्चन बनाया है कि ग्लोबल वार्मिंग बच्चों के खेलने के अधिकार को खत्म कर रहा है। तो आप देखो हम इस पर एससी की भूमिका कैसे लिखते हैं। तो धीरे धीरे आपको यहाँ पे ऐसे सिर्फ आपको लग रहा है कि करंट अफेयर्स पढ़ रहे हैं, हम यहाँ पे एससी भी सीख रहे हैं, GS1, GS2, GS3, GS4, एथिक्स, सारा चीज़ तो हम यहाँ पे पढ़ रहे हैं। तो आप अपने स्टैटिक को भी मजबूत बताओ, और करंट तो यहाँ पे हो ही रहा है ना, तो बस और ज़्यादा मत घूमो यार, बार बार उसको ही रिवाइज करो। फिर बोलूँगी अगर आप, क्योंकि इस ग्रुप में जो पोल कराया था तो उसमें फर्स्ट अटैम्प्ट देने वाले बच्चों की संख्या बहुत ज़्यादा है, इसलिए मैं उनको बार बार समझा रही हूँ। क्योंकि बच्चों के जो ये अटैम्प्ट 5th 6th आते हैं ना, वो इसलिए आते हैं क्योंकि पढ़ सब ले रहे हैं, पढ़ बहुत कुछ रहे हैं, उनको सब पता है। क्या वो 5th 6th अटैम्प्ट जो देंगे उन्हें पता नहीं होगा क्या सारी चीज़ों का? पर क्या सिखाया नहीं जाता कोचिंग में, क्या नहीं सिखाया जाता? हाउ टू यूज़ नहीं सिखाया जाता। ठीक है, इसलिए मैं बार बार उस लाइन को रिपीट कर रही हूँ, ताकि जब एक टाइम बाद आप समझ जाएं, आप ये क्वेश्चन खुद से करने लग जाएं, तब मैं ये थोड़ा बोलना इस चीज़ को कम कर दूंगी। क्योंकि मैं चाह रही हूँ जो फर्स्ट बिगिनर हैं वो ना भटके, क्योंकि जो 5th 6th अटैम्प्ट वाले हैं उनको भटकने के बाद खुद ये चीज़ें आने लगती है, क्योंकि कोई नहीं समझा रहा, सब बोल रहे हैं बस PYQ देख लो, करंट अफेयर्स पढ़ लो, बहुत इंपॉर्टेंट रोल हो। पर भाई कैसे कर लें, कोई ये तो बताओ हमें कि किस तरह से करना है। तो तरह पे तो बता ही नहीं रहा कोई, इंपॉर्टेंट है वो तो सब बता ही रहे हैं। तो प्लीज़ आप भटकना मत, जो फर्स्ट अटैम्प्ट है इसमें जो 2025 में देंगे। ओके, और आपको भी कैसा लग रहा है मुझे कमेंट में बताएं, ताकि मैं क्या क्या चेंजेस लाने हैं, आगे क्या कैसे पढ़ाना है, वो सब अपना डिसाइड कर सकूं। जितना ज़्यादा आप इस चीज़ को इंटरेक्टिव बनाएंगे, जितना ज़्यादा आप कम्युनिकेट करेंगे, उतना अच्छा रिजल्ट आपको फिर मैं यहाँ पे ला के दे सकती हूँ ना। इसलिए आपके अकॉर्डिंग क्या डिज़ाइन करना है, क्या सोचना है, इसलिए। ठीक है, अब देखो हमने इसकी भूमिका कैसे बनाई है। पार्कों, बगीचों और खेल के मैदानों में खेलते बच्चे सबसे खूबसूरत तस्वीरों में से एक है, लेकिन गर्मी की लहरों का असर इस खूबसूरती पर पड़ रहा है और यह उनके खेलने के अधिकार को प्रभावित कर रहा है। यूनिसेफ चिल्ड्रन क्लाइमेट रिस्क इंडेक्स रिपोर्ट 2021 बताती है कि 163 देशों में से 26वें स्थान के साथ भारत उन देशों में शामिल है जहां बच्चे सबसे अधिक जलवायु जोखिम में हैं। खेल केवल यह समय बिताने का साधन नहीं है, यह बच्चों के समग्र विकास के लिए आवश्यक है, जो संज्ञानात्मक, शारीरिक, सामाजिक, भावनात्मक विकास को बढ़ावा देता है। खेल बच्चों को अपने पर्यावरण का पता लगाने, सामाजिक कौशल सीखने, अपनी रचनात्मकता व्यक्त करने और लचीला पल बनाने की अनुमति देता है। अतः समय आ गया है कि हम बच्चों के सर्वांगीण विकास हेतु बच्चों के लिए शहरी नियोजन को अपनाएं, हरित बुनियादी ढांचे का निर्माण करें, जैसे बिल्डिंग वगैरह बना दी जाती है, स्मार्ट सिटी प्रोग्राम है, तो वहाँ पे पार्क बनाए बच्चों के खेलने के लिए, जिससे बच्चे केवल जलवायु परिवर्तन के निष्क्रिय शिकार नहीं हुए कि हाँ भाई जलवायु परिवर्तन आ गया तो बस हमने खेलना ही बंद कर दिया, अपितु परिवर्तन के शक्तिशाली एजेंट बन सके। क्योंकि पालना झुलाने वाले हाथों में ही संसार की बागडोर होती है, अतः पालना झुलाने वाले हाथ बच्चों के सर्वांगीण विकास में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाएं। बच्चे बगीचे में कलियों की तरह हैं और उनका सावधानीपूर्वक और प्यार से पालन पोषण किया जाना चाहिए, क्योंकि वे देश के भविष्य और कल के नागरिक हैं, ऐसा जवाहरलाल नेहरू ने एक अपनी कोट में लिखा था। तो देखो हमने कितनी सुंदर भूमिका इसकी यहाँ पे प्रस्तुत की है। इसी तरह से करंट अफेयर्स से समझ के यही मुझे आप सबको सिखाना है। ठीक है, और
ये बताना है। अब देखो हम मई जून आता था, ठीक है, तो हम सब क्या करते थे, छुट्टियों में घर चले जाते थे, नानियों के, कोई भूआ के, कोई कहीं पर भी चले जाते थे और सब खेलते रहते थे, ठीक है, आपस में, है ना, बाहर मोहल्ले में सब खेल रहे हैं, ठीक है, हाइड एंड सीक खेल रहे हैं और पता नहीं क्या क्या, आप क्रिकेट खेल रहे हैं, बैडमिंटन खेल रहे हैं। लेकिन अब आप गर्मियों में देखते हो बच्चों को खेलते हुए, तो बहुत ज़्यादा ग्लोबल वार्मिंग का इम्पैक्ट हो रहा है बच्चों पे। सब क्या होता है, घर में ही बैठे रहते हैं एक ही कमरे में, सब अपना उसमें फ़ोन ही चला रहे होते हैं। लेकिन पहले आप सोचो, जब पहले आप जाते थे तो क्या होता था, और अब आपको जब जाओगे तो बाहर अब वो खेलने वाला एनवायरनमेंट नहीं मिलेगा। तो आप इसको देख सकते हो अपने होते हुए साथ में, तो वो खेलना भी बहुत ज़रूरी है, उससे हमारा सर्वांगीण विकास होता है। साथ ही हम जब बच्चों के साथ ऐसे खेलते हैं तो हमारी जो कम्युनिकेशन स्किल है वो भी इम्प्रूव होती है। तो अब आगे चलते हैं। 17 जुलाई द इंडियन एक्सप्रेस में एक न्यूज़ थी, पीएम श्री क्या है सोकेज स्कूल योजना जिस केंद्र राज्यों में आगे बढ़ा रहा है, ठीक है। इसका यूज़ हम करेंगे GS2 पॉलिटी, जिसकी थीम है फेडरलिज्म से पहले भी क्वेश्चन आया हुआ है, जिसे हम आगे देखेंगे। यद्यपि हमारे संविधान में संघीय सिद्धांत प्रमुख है और यह सिद्धांत उसकी बुनियादी विशेषताओं में से एक है, लेकिन यह भी उतना ही सच है कि भारतीय संविधान के तहत संघवाद एक मजबूत सेट विशेषता के पक्ष में झुकता है। मतलब जो भारतीय हमारा जो संविधान है वो केंद्र के पक्ष में झुका हुआ है, जो मजबूत संघवाद की अवधारणा के खिलाफ है। चर्चा करना, तो देखो अब ये क्वेश्चन आ गया है ना, तो डायरेक्ट नहीं आता, थीम रिपीट होती है लेकिन। तो अब हम इस न्यूज़ का कैसे यूज़ करेंगे, कहाँ पर ये इस न्यूज़ का यूज़ हो सकता है, हम उसे देखेंगे, ठीक है। पहले हम समझेंगे कि योजना है क्या, तो अभी हम समझते हैं। केंद्र ने उन 3 विपक्षी शासित राज्यों में स्कूली शिक्षा के लिए व्यापक कार्यक्रम की फंडिंग रोक दी है, जिन्होंने पीएम श्री योजना को लागू करने से इनकार कर दिया गया है। समग्र शिक्षा योजना, जिसके लिए पश्चिम बंगाल, पंजाब और दिल्ली में फंडिंग रोक दी गई है, बच्चों के मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा के अधिकार RTE एक्ट 2009 के कार्यान्वयन का समर्थन करती है, ठीक है। उसके बारे में जो पीएम श्री योजना वो बताई गई है, ये केंद्र लेके आया है। तो वो जो ये राज्य हैं वो मना कर रहे हैं कि हम 40% फंडिंग नहीं देंगे। तो केंद्र कह रहा है ठीक है, जो समग्र शिक्षा अभियान योजना के तहत हम आपको वो फंड देते थे तो हम उसको आपको नहीं देंगे, क्योंकि आप जिस तरह की पीएम श्री योजना ला रहे हो वैसी ही योजना हम अपने लेवल पर ऑर्गेनाइज यहाँ पर कर रहे हैं। तो उनका ये मुद्दा है कहने का, ठीक है। अब ये न्यूज़ हो गई, अब हमने पढ़ लिया। अब यूज़ कैसे करें, बार बार बोलूँगी, यूज़ कैसे करें, देखिए। न्यू कॉन्सेप्ट सीखिए, एजुकेशन फेडरलिज्म, ठीक है। क्या है, इस देश में एजुकेशन फेडरलिज्म शिक्षा संघवाद की ज़रूरत है, क्योंकि शिक्षा को लेकर केंद्र एवं राज्य में किसी प्रकार का तनाव नहीं होना चाहिए, क्योंकि शिक्षा किसी राष्ट्र के भाग्य के स्वरूप का निर्माण उसकी कक्षाओं में ही होता है। और ये जो लाइन मैंने लिखी है कि किसी राष्ट्र के भाग्य के स्वरूप का निर्माण उसकी कक्षाओं में ही होता है, ये एक ऐसे है PYQ में जो आया हुआ था। तो आप ये वर्ड अपने साथ रखना, एजुकेशन फेडरलिज्म, शिक्षा संघवाद। जैसे आया था ना कि संवैधानिक नैतिकता क्या है, तो ऐसे UPSC ऐसे ऐसे टर्मोलॉजी को पूछता रहता है, तो हम भी ऐसे ऐसे वर्ड्स को अपने वोकैब में शामिल करते रहें, ठीक है। ऐसे हम इसका यूज़ करेंगे। और केंद्र के पक्ष में कैसे झुका, आप देखो ना, ये केंद्र के पक्ष में तो झुका हुआ है कि अगर नहीं कर रहे तो हम फंडिंग रोक दे रहे हैं। तो करंट वाला मुद्दा ये लिख के आओ ना आप, तभी तो मार्क्स मिलेंगे ये। और बाकी तो बेसिक फिर सब लक्ष्मीकांत से पढ़ते ही है, जो सभी लिख के आएंगे। और जो ये हमारा क्यों इंपॉर्टेंट है, तो SDG जो गोल है हमारा, गोल फॉर क्वालिटी एजुकेशन, उसमें भी ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अब देखो ये लक्ष्मीकांत में सब पढ़ते ही हैं, बस मैंने यहाँ पे ऐड कर दिया गया है। लिस्ट विच आर इन फेवर ऑफ ए स्ट्रॉन्ग सेंटर, संघ सूची में राज्य सूची तुलना में अधिक विषय शामिल है। जैसे केंद्र है जो उसके पक्ष में कैसे झुका हुआ है, तो केंद्र के पास समवर्ती सूची पर अधिभावी अधिकार, अवशिष्ट शक्तियाँ। केंद्र के पास संसद एक तरफा कार्यवाही द्वारा किसी भी राज्य के क्षेत्र, सीमा या नाम परिवर्तन कर सकती है। इसलिए भारतीय संघ विनाशकारी राज्यों का एक अविनाशी संघ है। आपातकाल दौरान केंद्र सरकार को शक्ति प्राप्त, शक्तिमान हो और राज्य केंद्र के पूर्ण नियंत्रण में चले जाते हैं। अखिल भारतीय सेवाएं, IAS, IPS, IFS राज्यसभा हित में प्रस्तावित पारित, तो संसद को राज्य सूची के किसी भी विषय पर कानून बनाने का अधिकार है। एकीकृत न्यायपालिका है। हालांकि इस विशेषता ने भारत के संविधान को आदर्श बना दिया है, प्रकृति में अद्वितीय है, इसने संविधान के अर्थसंगत स्वरूप प्रदान किया है। मजबूत केंद्र भारत की विविधता में एकता को सुनिश्चित करता है। तो देखिए जो लाइन्स लिखी हुई हैं ये सब लिखेंगे, ठीक है। अब मार्क्स कैसे बढ़ेगा, औरों से आधा मार्क्स आप ज़्यादा गेन करें। मार्क्स, ये करंट की न्यूज़ भी आपको वहाँ पे ऐड करनी है,
ठीक है, तो इससे मार्क्स मिलेगा। बाकी ये लक्ष्मीकांत में सब पढ़ कर जाएंगे, इसे सब लिख कर ही आएंगे। ये बस मैंने आपको यहाँ पे ही दे दिया ताकि और आपको कहीं और जाने की ज़रूरत ना हो। द इंडियन एक्सप्रेस 17 जुलाई 2024 की न्यूज़ है। व्हाट एक्सप्लेन्स द सर्ज इन टेरर अटैक इन जम्मू। जम्मू में आतंकवादी हमलों में वृद्धि का क्या कारण है। यूज़ का कहाँ होगा, GS 3 इंटरनल सिक्योरिटी में होगा। PYQ आया है 2016 से आतंकवाद के ऊपर कि पिछले कुछ दशकों से आतंकवाद एक प्रतिस्पर्धात्मक उद्योग के रूप में उभर रहा है। उपयुक्त कथन का विश्लेषण कीजिए, ठीक है, कि कैसे ये उभर रहा है, तो हम कैसे ये उभर रहा है आतंकवाद जो है। तो अब हम इसका देखेंगे एग्जाम्पल, यहीं से हम इसका एग्जाम्पल लेके आएंगे। PYQ आया 2017 में भी आया। आतंकवाद की महाविपत्ति राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए गंभीर चुनौती है। इसे बढ़ते हुए संकट का नियंत्रण करने के लिए आप क्या क्या हल सुझाते हैं। आतंकी निधन के प्रमुख स्रोत क्या हैं, क्या न्यूज़ है। तो जो एग्जाम्पल वो पूछ रहे हैं, मतलब बढ़ रहे हैं, तो बताओगे ना कैसे बढ़ रहे हैं, तो एग्जाम्पल तो दोगे ना कहाँ कहाँ बढ़ रहे हैं। तो देखो, जम्मू कश्मीर और डोडा जिले में, विशेष रूप से पीर पंजाल रेंज में दक्षिण क्षेत्रों जिसमें पुंछ, राजौरी और जम्मू शामिल हैं, में हाल ही में आतंकवादी गतिविधियों में वृद्धि हुई है। क्षेत्र की सुरक्षा व्यवस्था और आतंकवाद विरोधी उपायों की प्रभावशीलता पर महत्वपूर्ण चिंताएं बढ़ा दी है। तो एग्जाम्पल देना कि कैसे उभर रहा है, तो इसलिए मैंने इसको यहाँ पर मेंशन किया है। जब हम लिखेंगे कि मुख्य रूप से 2021 में देखी गई यह पुनरुत्थान सुरक्षा बलों और नागरिकों दोनों को निशाना बना रही है, जिससे परिणाम स्वरूप कई हताहत हुए हैं और क्षेत्र में स्थापित सापेक्ष शांति को बाधित किया गया है। तो ऐसे ही और भी जब आतंकवाद के रिलेटेड और भी जब एग्जाम्पल आते जाएंगे तो हम इस पर पूरा एक मॉडल क्वेश्चन लिखेंगे। अभी के लिए सिर्फ हम एज एग्जाम्पल इसको यूज़ कर रहे हैं, ठीक है, यहाँ पर लिख रहे हैं। इसलिए बोल रही हूँ बार बार वीडियो को देखते रहें, स्टार्टिंग से देखें, ताकि जब हम इंटरलिंक करें तो आपको दिक्कत ना आए और आपका टाइम बचे। 18 जुलाई द इंडियन एक्सप्रेस क्या है, भारत में व्यापक वर्षा का क्या कारण है। तो मैंने इस टॉपिक को यहाँ पे एक्सप्लेन नहीं किया है। तो अगर आपको मानसून वाला टॉपिक पढ़ाना ही है तो मैं अलग से उसे पढ़ाऊँगी, क्योंकि एक बार यहाँ आधा अधूरा कवर करने से अच्छा है, क्योंकि ये एक बहुत कॉम्प्लेक्स टॉपिक है। तो इसको जब मैं या तो ज्योग्राफी वाली अपनी सीरीज़ स्टार्ट करूँगी, हम वहाँ पे इसको समझेंगे अच्छे से, क्योंकि मैंने देखा है कि बहुत सारे बच्चों को प्रॉब्लम आती है मानसून वाले टॉपिक को समझने में। और अगर आपको भी आती है तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं, ठीक है। 18 जुलाई गढ़चिरौली में पुलिस के साथ मुठभेड़ में 12 नक्सली मारे गए। देखो, अभी हमने पढ़ा 17 जुलाई में, अब 18 जुलाई में देखो इसका भी यूज़ कहाँ, इंटरनल सिक्योरिटी में। तो ये हमारी जो थीम है, यहाँ से क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। तो और जो इंपॉर्टेंट जो न्यूज़ है, इसे हम बस करंट अफेयर्स पढ़ लिया। अब जो क्वेश्चन बनेगा उसमें मैं ये बतानी है करंट की न्यूज़ की। देखो, गढ़चिरौली में पुलिस के साथ जो मुठभेड़ में 12 नक्सली मारे गए थे, ठीक है। अब हम आगे चलते हैं। PYQ में 2018 में कैसे क्वेश्चन आया है। वामपंथी उग्रवाद में अधोमुखी प्रवृत्ति दिखाई दे रही है, परंतु अभी भी देश के अनेक भाग इससे प्रभावित हैं। वामपंथी उग्रवाद द्वारा प्रस्तुत चुनौतियों का विरोध करने के लिए भारत सरकार के दृष्टिकोण को संक्षेप में स्पष्ट कीजिए। लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म इज शोइंग ए डाउनवर्ड ट्रेंड बट स्टिल अफेक्ट मैनी पार्ट्स ऑफ द कंट्री। ब्रीफली एक्सप्लेन द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अप्रोच टू काउंटर द चैलेंजेस पोज्ड बाय लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म। कि गवर्नमेंट क्या क्या कर रही है वो हमें इसमें बताना है। तो मॉडल क्वेश्चन हमने बनाया है कि नक्सलवाद क्या है, भारत में नक्सलवाद के विकास की व्याख्या करें, भारत में वामपंथी उग्रवाद के विकास के लिए कौन से कारक जिम्मेदार हैं, लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म से निपटने के लिए सरकार द्वारा की गई विभिन्न पहलों पर चर्चा करें। क्या है वो हम बताएंगे। पहले, विभिन्न साम्यवादी गुरिल्ला समूहों के माध्यम से राज्य को अस्थिर करने के लिए हिंसा के उपयोग का संदर्भित करता है। नक्सली वामपंथ कट्टरपंथी कम्युनिस्ट है जो अपनी राजनीतिक विचारधारा माओ त्से तुंग चीनी कम्युनिस्ट क्रांतिकारी की शिक्षाओं से प्राप्त करते हैं। वामपंथी उग्रवाद, जिसे नक्सलवाद और माओवाद जैसे कई अन्य नामों से भी जाना जाता है। तो हमने यहाँ पे डेफिनेशन लिख दी नक्सलिज्म क्या है। आगे हम चलते हैं कि गवर्नमेंट क्या क्या कर रही है। तो देखो, मैंने पूरा अब यहाँ पे कंप्लीट दे दिया है, आपको कहीं भी नहीं जाना है, यहीं से देख लेना है कि गवर्नमेंट क्या क्या कर रही है। पहले अगर आप वो होते ना, मुझे वो लगता कि भाई 5th 6th अटेम्प्ट वाले ज़्यादा बच्चे होते, तो मैं यहाँ पे बस इतना ही बताती कि जैसे मैं पहले भी कर रही थी, जब डायग्राम में सिर्फ छोटा छोटा बता दिया कि सुरक्षा संबंधी SRE स्कीम। क्योंकि बताओ, पेपर में हम इतना ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं कर सकते। ये बात हमें कब याद आती है, जब हम मेंस लिख रहे होते हैं, जब खत्म होना होता है, GS 1 GS 2 एक ही दिन में खत्म हो जाता है। आप बताओ, उनको एक्सप्लेन करके लिख के आओगे क्या। ये बस मैं इसलिए यहाँ पे ये मटेरियल दे रही हूँ पढ़ने के लिए, जो फर्स्ट अटेम्प्ट वाले हैं, कि ये स्कीम है क्या, बस आप एक बार इसको जान लो। लेकिन जब एग्ज़ाम आए तो बस हमें स्कीम मेंशन करके आनी होती है, उसे एक्सप्लेन नहीं करके आना होता है, वरना आप हमारे पास 2 से 2.5 पेज ही तो होते हैं ना। तो आप बताओ ना, आप उसको इतना ज़्यादा कंटेंट बना के भी कर क्या लोगे। तो बस क्योंकि मैंने जब पोल कराया उसमें फर्स्ट अटेम्प्ट वाले बच्चे ज़्यादा थे, तो आप इसको पढ़ लें, इसलिए मैंने यहाँ पे थोड़ा सा डिटेल से उसको बता दिया गया। लेकिन जब एग्ज़ाम में आपको लिख के आना हो तो आपको बस इनका जिक्र ही करना है कि ये स्कीम है, ठीक है। तो ये क्या है, SRE स्कीम, सुरक्षा संबंधी व्यय।
ई योजना के तहत केंद्र सरकार 10 वामपंथी उग्रवाद प्रभावित राज्यों की राज्य सरकारों को निम्नलिखित से संबंधित व्यय की प्रतिपूर्ति करती है। सुरक्षा बलों के प्रशिक्षण और संचालन की जरूरतें, वामपंथी उग्रवाद हिंसा में मारे गए घायल हुए नागरिक सुरक्षा बलों के परिवारों को अनुग्रह राशि का ये भुगतान करती है। जो हिंसा में मारे गए हैं उनको राशि का भुगतान किया जाता है। वामपंथी उग्रवाद प्रभावित क्षेत्रों के लिए क्या है, सड़क संपर्क योजना है, तो इसको याद रखना है बस, ठीक है, कि क्या है, रोड कनेक्टिविटी प्रोजेक्ट फॉर लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म अफेक्टेड एरियाज के लिए है। तो इतना सब याद नहीं रखना है ये हमें, कि सरकार ने 11,725 करोड़ रुपए के अनुमानित व्यय के साथ वामपंथी उग्रवाद प्रभावित राज्यों में सड़क संपर्क और सुधार के लिए को इस योजना को मंजूरी दी। तो बताओ ये क्या लिख के आना है क्या हमें पेपर में? नहीं लिख के आना, इतने सारे फैक्ट्स याद रहेंगे क्या? हम इसको याद कर लेते बस, ये स्कीम यही हमारे लिए बहुत है, ठीक है, तो यही सीखना है। अब ये क्या है कि लेफ्ट विंग एक्सट्रीम मोबाइल टावर प्रोजेक्ट है। वामपंथी उग्रवाद वाले क्षेत्रों में मोबाइल कनेक्टिविटी में सुधार के लिए सरकार ने वामपंथी उग्रवाद प्रभावित राज्यों में मोबाइल टावर लगाने की मंजूरी दी है और चरण 1 में 2343 मोबाइल टावर लगाए गए हैं। परियोजना के चरण द्वितीय के तहत 2543 टावर स्थापना के अधीन है। समाधान, ऑपरेशन समाधान तो क्या है, तो ये देखो, ये फिर भी आप एक बार लिख के आ सकते हो, ये अच्छा भी लगेगा। समाधान का मतलब क्या है, स्मार्ट लीडरशिप। और अगर कोई और भी है ना इंटरनल सिक्योरिटी को लेके, तो भी आप वहाँ पे ये बता सकते हैं कि समाधान, ऐसी जो गवर्नमेंट की स्कीम है ना, वहाँ पे भी आप लिख सकते हैं। जो ऊपर अभी क्वेश्चन गया ना, तो गवर्नमेंट क्या कर रही है, तो वहाँ पर भी आप ये सारी चीज़ बता सकते हैं कि गवर्नमेंट की कौन कौन सी स्कीम है। जैसे बॉर्डर मैनेजमेंट वाले क्वेश्चन पे अगर आ जाता है तो स्मार्ट लीडरशिप, आक्रामक रणनीति, क्या क्या मतलब है इनका, मोटिवेशन एंड ट्रेनिंग, एक्शनेबल इंटेलिजेंस, डैशबोर्ड बेस्ड की परफॉर्मेंस इंडिकेटर, हार्नेस्टिंग टेक्नोलॉजी, एक्शन प्लान फॉर ईस्ट थिएटर, नो एसेस टू फाइनेंस, विद पोषण तक पहुंच ना हो, तो उसके लिए ये समाधान स्कीम लेकर आई गई है। समाधान को वामपंथी उग्रवाद से निपटने के लिए एक बहुआयामी दृष्टिकोण के रूप में शुरू किया गया था। और भी लेके आई है, जैसे एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम लेके आई है सरकार, तो आप ये पढ़ लेना, इसलिए मैंने आपके लिए लिख दिया गया है। इसलिए मैं पोल करवाती हूँ ताकि मुझे समझ में आए कि हाँ, जो सामने वाले हैं उसको नीड क्या है, ठीक है। तब तो अभी इसलिए मैंने आपको दिख रहा होगा कि मैंने बहुत से चेंजेस भी किए हैं। अगर आप मेरी पहली 2 वीडियो देख चुके होंगे तो आपको ये समझ में आ जाएगा। उद्देश्य क्या है इसका, इस स्कीम का, एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम का उद्देश्य है 2022 तक न्यू इंडिया के विजन के साथ देश भर के 112 सबसे कम विकसित जिलों की सामाजिक आर्थिक स्थिति को जल्दी और प्रभावी रूप से बदलाव, फोकस मानव विकास सूचकांक के तहत भारत की रैंकिंग में सुधार करना और सतत विकास लक्ष्यों का स्थानीयकरण करना, जिससे राष्ट्र की जो हमारी वो प्रगति हो सके। गृह मंत्रालय के आंकड़ों के अनुसार 2010 के बाद से देश में माओवादी हिंसा में 77% की कमी आई है। परिणामी मौतें सुरक्षा बल प्लस नागरिक 2010 में 90% कम होकर 2022 में 98 हो गई है। तो ये सब डाटा लिखे हुए हैं, आप इसमें से जो भी 1-2 डाटा याद कर सके वो मेंशन करके आ जाना एग्जाम में। कि सरकार ने नक्सल प्रभावित घोषित जिलों की, जैसे ये एक अच्छा है, जैसे सरकार ने नक्सल प्रभावित घोषित जिलों की संख्या में कटौती की है और लगभग 2000 के दशक की शुरुआत में 200 में से अब केवल 90 ही बचे हैं। तो ये अच्छी है ना, तो प्रशंसा भी हमें लिख के आनी है। नक्सलियों की उपस्थिति आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, उड़ीसा, झारखंड और बिहार में न्यूनतम से शून्य बताई जाती है। आगे का रास्ता क्या होना चाहिए, हमें क्या करना चाहिए। उपरोक्त चर्चाओं से यह स्पष्ट प्रतीत होता है कि वामपंथी उग्रवाद सामाजिक आर्थिक विकासात्मक मुद्दों के कारण प्रचलित है। सुदूरवर्ती क्षेत्रों में समान विकास सुनिश्चित किया जाना चाहिए। भटके हुए युवाओं को मुख्यधारा में लाना प्राथमिकता होनी चाहिए। वामपंथी उग्रवाद में समग्र तरीके से निपटने के लिए सरकारी योजनाओं को एसडीजी के महत्वपूर्ण मूल किसी को भी पीछे न छोड़े के सिद्धांत के साथ जोड़ा जाना चाहिए, ठीक है। ये मैंने बता दिया कि कहाँ पर वामपंथी उग्रवाद है, तो ये डायग्राम के माध्यम से दिखा गया है। देखो जहाँ ये ब्लू है वहाँ पे माओइस्ट एक्सपेंशन हो रहा है, रेड वाले में ज़्यादा हाईलाइट अफेक्टेड एरियाज़ हैं, ये वाले मॉडरेट अफेक्टेड हैं। तो एक डायग्राम लगा दी जिससे आपको पता लगे ये सारी चीज़ें कहाँ कहाँ पर हो रही है। क्योंकि अगर आप मान लो ये नीति पे बनाओगे तो कहाँ पर ये सारी चीज़ें लागू करने का वो है, जहाँ हो रहा है वहीं तो करोगे ना पूरे इंडिया में। तो ऐसे नहीं है कि हाँ हर जगह इतनी ज़्यादा वो चीज़ हम कर देंगे, इसलिए ध्यान रखना है। और जो लोग वीडियो नहीं देख रहे हैं, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि वीडियो नहीं देख रहे हैं लोग, सिर्फ लोग पीडीएफ डाउनलोड करके रख रहे हैं। जबकि मैं ये कह रही हूँ कि यार ये कंटेंट तो हर जगह हर कोई पढ़ा ही रहा है ना, आप वहाँ से भी पीडीएफ डाउनलोड करके रख सकते हो, ठीक है। तो प्लीज़ वीडियो देखिए, क्योंकि यहीं पर मैं आपको समझा सकती हूँ कि क्या इम्पोर्टेंट है क्या नहीं है। अब एग्ज़ाम टाइम में वो इतना सारा थोड़ी ना लिख के आना है, ठीक है। तो एग्ज़ाम टाइम में क्या लिख के आना है, अभी फर्स्ट अटैम्प्ट हो तो आपको बस थोड़ा थोड़ा उसको पढ़ लेना है, लेकिन एग्जाम टाइम आएगा तो क्या लिख के आना। तो प्लीज़ वीडियो देखिए, वो ज़्यादा ज़रूरी है। पीडीएफ बार बार बोलूँगी, बस पीडीएफ डाउनलोड करके अपने फ़ोन में उसको सेव करने का कोई फ़ायदा नहीं है, ठीक है। अब हम आगे चलते हैं। 19 जुलाई बिजनेस लाइन का एडिटोरियल है, गुणवत्तापूर्ण नौकरियों का महत्व, फिर से वो इम्प्लीमेंट पे आ गया है।
कोई और अच्छे इनोवेटिव आइडियाज़ जब किसी एडिटोरियल में आएंगे, ठीक है, तब हम इसे और भी अच्छा आंसर बनाएंगे और ऐड करेंगे। तो नौकरियों की गुणवत्ता संबंधी चिंताएं क्या क्या है। जबकि बेरोजगारी दर अपेक्षाकृत कम है, सृजित अधिकांश नई नौकरियां कम वेतन वाले, न्यूनतम आय वृद्धि वाले अनौपचारिक क्षेत्रों में है। हमने अनौपचारिक क्षेत्र पे भी पूरा डिस्कशन पहले 2 वीडियो में कर रखा है, ठीक है। प्रभाव क्या है, इससे आय असमानता, गरीबी और सामाजिक गतिशीलता की कमी होती है, जिससे कार्यबल का समग्र समृद्धि बाधित होता है। कारण कौशल बेमेल, गुणवत्तापूर्ण शिक्षा और प्रशिक्षण कार्यक्रमों की कमी और कुछ क्षेत्रों में अनौपचारिक श्रम को प्राथमिकता देना इस समस्या का योगदान देता है। 19 जुलाई 2024 भारत और रणनीतिक स्वायत्तता का मामला। तो देखो ये जो क्वेश्चन है वैसे तो हमारा आईआर का है, GS2 में है, मॉडल क्वेश्चन भी मैंने इस पर बनाया है। तो ऐसा कोई ऐसा PYQ आया नहीं है, लेकिन हम इसको जैसे ऐसे में भी यूज़ कर सकते हैं। मुझे ये एडिटोरियल बहुत अच्छा लगा तो मैंने इस पर एक मॉडल क्वेश्चन बनाया, ताकि हम जो वैश्विक स्तर पे भारत किस तरह से परफॉर्म कर रहा है उस चीज़ को हम समझ सकें, ठीक है। तो मॉडल क्वेश्चन देखेंगे हम कि भारत की विदेश नीति में रणनीतिक स्वायत्तता देखी जाती है। इस स्वायत्तता के पीछे के कारकों पर चर्चा करें। क्या यह स्वायत्तता भारत को वैश्विक नेता बनाती है, स्पष्ट करें। अब देखो, अब ये सारे अच्छे अच्छे पॉइंट है जिसे हम कहीं पे भी अगर हमें समझ है तो यूज़ में कर सकते हैं, और साथ अगर हम इसे समझेंगे कि वर्ल्ड लेवल पर हमारी क्या स्थिति बनी हुई है, ठीक है। ऐतिहासिक एवं सांस्कृतिक विरासत, दार्शनिक और आध्यात्मिक विरासत। भारत अपनी दार्शनिक और आध्यात्मिक परंपराओं के लिए प्रसिद्ध है, जिनमें हिंदू धर्म, बौद्ध धर्म, जैन धर्म और सिख धर्म शामिल है। इन परंपराओं ने वैश्विक विचार को प्रभावित किया है और दुनिया भर में लाखों लोगों को प्रेरित करती रहती है। प्राचीन सभ्यता, भारत दुनिया की सबसे प्राचीन सभ्यताओं में से एक है। मतलब इसमें भारत की जो भी अच्छाई है उन सबका डिस्कस किया गया है, जिसकी जड़ें 5000 वर्ष से भी अधिक पुरानी है। सिंधु घाटी सभ्यता जो दुनिया की शुरुआती शहरी समाजों में से एक है, वर्तमान पाकिस्तान और उत्तर पश्चिम भारत में फली फूली समृद्ध सांस्कृतिक ताना बाना। सदियों से भारत असंख्य संस्कृतियों, भाषाओं, धर्मों और दर्शनों का घर रहा है। यह सांस्कृतिक विविधता विभिन्न साम्राज्यों, राजवंशों और समुदायों की परस्पर क्रियाओं से आकार लेती रही है, जिसके परिणामस्वरूप परंपरा, रीति रिवाजों और विश्वासों का एक अनूठा मिश्रण देखने को मिलता है। आगे चलते हैं। जनसंख्या की और आर्थिक गतिशीलता। जनसंख्या पावर हाउस वही बता रहे हैं इसमें कि वैश्विक स्तर पर भारत की जो भूमिका है, रणनीतिक स्ट्रैटेजी कैसे इतनी अच्छी है, तो उसके पीछे की क्या कारण है। तो जनसंख्या पावर हाउस, भारत दुनिया का सबसे अधिक आबादी वाला देश है, जिसकी तेजी से बढ़ती जनसंख्या आने वाले वर्षों में चीन से आगे निकलने का अनुमान है। यह विशाल जनसंख्या चुनौतियों और अवसरों दोनों को प्रस्तुत करती है। एक विशाल उपभोक्ता बाजार और मानव संसाधन एक बड़ा पुल प्रदान करती है। जैसे चाइना है ना, तो हम वहाँ से कितना ज़्यादा आयात करते हैं, तो वो भी तो अगर मान लो वो भी तो चाइना भी अगर कुछ भी करने से पहले सोचेगा कि भाई अगर यहाँ से आयात इन्होंने बंद कर दिया तो उसकी भी तो इकोनॉमी पे इम्पैक्ट पड़ेगा ना, क्योंकि हम इतना ज़्यादा वहाँ से आयात करते हैं। आर्थिक विकास और संभावनाएं क्या क्या है। भारत ने हाल के दशकों में सूचना प्रौद्योगिकी, विनिर्माण सेवाओं जैसे क्षेत्रों में महत्वपूर्ण आर्थिक विकास का अनुभव किया है। यह अब विश्व की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था और 21वीं सदी में एक प्रमुख आर्थिक शक्ति बनने की ओर अग्रसर है। उभरता मध्यम वर्ग, एक बड़े वर्ग और महत्वाकांक्षी मध्यम वर्ग का उदय भारतीय उपभोक्ता परिदृश्य का नया आकार दे रहा है और व्यवसायों और निवेशकों के लिए नए अवसर पैदा कर रहा है। जियोपॉलिटिकल सिग्निफिकेंस क्या है, अगर किसी का पॉलिटी आईआर ऑप्शनल हो तो परमाणु शक्ति। भारत एक परमाणु सशस्त्र राज्य है जिसके पास विश्वसनीय परमाणु निवारक क्षमता है। यह क्षमता इसकी विदेश नीति और सुरक्षा गणना को महत्वपूर्ण रूप से प्रभावित करती है। बहुसंरेखन, मल्टी अलाइनमेंट। भारत परंपरागत रूप से गुट निरपेक्षता और रणनीतिक स्वायत्तता की नीति का पालन करता रहा है, जिसके अर्थ यह है कि किसी भी प्रमुख शक्ति गुट के साथ गठबंधन नहीं करता है। यह अपने राष्ट्रीय हितों के आधार पर स्वतंत्र विदेश नीति के निर्णय लेने के प्रयास करता है, जिससे विभिन्न देशों के साथ संबंध बनते हैं। तो अब हम जितने भी हमारे जो इंडिया जो भी डिसीजन लेता है, तो जैसे IPEF था तो भारत ने अपनी अकॉर्डिंग दिखता है ना, वो जब भी तो उसमें 4 पार्ट थे, तो वह व्यापार जो ट्रेड वाला हिस्सा तो उसमें शामिल हुआ ही नहीं, क्योंकि उसको पता है कि हमारे जो यहाँ पे लोकल जो लोग हैं, स्थानीय जो लोग हैं, उनके जो उद्योग है वो प्रभावित हो सकते हैं, तो हम व्यापार वाले में शामिल नहीं हुए। जबकि जो इकोनॉमी की गतिशीलता को बढ़ाएगा, जो अच्छी चीज़ें उनमें शामिल हो गए हम। तो बस तो यही कह रहे हैं कि यह अपने राष्ट्रीय हितों के आधार पर स्वतंत्र विदेश नीति के निर्णय लेने का प्रयास करता है, जिससे विभिन्न देशों के साथ संबंध बनते हैं। रणनीतिक स्थान। भारत दक्षिण एशिया में एक रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण स्थान रखता है, जिसकी सीमाएं पाकिस्तान, चीन, बांग्लादेश, नेपाल, भूटान और म्यांमार सहित कई देशों के साथ लगती है। इसका हिंद महासागर के साथ एक विशाल समुद्र तट भी है, जो वैश्विक व्यापार के लिए एक महत्वपूर्ण जलमार्ग है। क्षेत्रीय शक्ति। भारत को दक्षिण एशिया में महत्वपूर्ण प्रभाव वाली एक क्षेत्रीय शक्ति माना जाता है। यह क्षेत्रीय सुरक्षा और सहयोग पहलों में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है।
सॉफ्ट पावर एंड ग्लोबल इन्फ्लुएंस, सांस्कृतिक निर्यात। तो आप देखो ये पढ़ लेना, अब मैंने सब इसमें डिटेल में करके लिख दिया है। प्रवासी भारतीय, दुनिया भर में फैला भारतीय प्रवासी भारत के हितों को बढ़ावा देने और उसकी सॉफ्ट पावर को प्रदर्शित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। चैलेंजेस क्या है हमारे सामने? सामाजिक आर्थिक चुनौतियां हैं। अपनी प्रगति के बावजूद भारत गरीबी, असमानता, मतलब अब अच्छा ही बता दी, और चुनौतियां भी तो है ना, वो भी तो देखेंगे। अपनी प्रगति के बावजूद भारत गरीबी, असमानता, पर्यावरणीय क्षरण और सामाजिक तनाव सहित महत्वपूर्ण चुनौतियों का सामना करता है। सतत और समावेशी विकास के लिए इन मुद्दों का समाधान करना महत्वपूर्ण है। विकास के अवसर, भारत की विशाल जनसंख्या, बढ़ती अर्थव्यवस्था और तकनीकी प्रगति विकास और नवाचार के लिए कई अवसर प्रस्तुत करती है। वैश्विक नेतृत्व, भारत जलवायु परिवर्तन, सतत विकास और बहुपक्षवाद जैसे मुद्दों पर वैश्विक मंचों पर तेजी से नेतृत्व की भूमिका निभा रहा है। कंक्लूजन क्या है? दुनिया में भारत की अनूठी स्थिति, उसके समृद्ध इतिहास, सांस्कृतिक विविधता, जनसंख्या शक्ति, आर्थिक क्षमता, भू राजनीतिक महत्व और रणनीतिक स्वायत्तता के प्रति प्रतिबद्धता से उपजी है। जैसे जैसे भारत विश्व स्तर पर आगे बढ़ता जा रहा है, यह 21वीं सदी को आकार देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने के लिए तैयार है। जटिल चुनौतियों का सामना करने और अपनी विविध शक्तियों का लाभ उठाने की इसकी क्षमता में इसके भविष्य के मार्ग और दुनिया पर प्रभाव को निर्धारित करेगी। तो ये क्वेश्चन मैंने इसलिए लगाया है कि जब भी IR में वैश्विक स्तर पर कोई भी वार्ता होती है, भारत उसमें जो भी अपने डिसीजन देता है तो उसके पीछे क्या रीज़न होता है, भारत मतलब क्या सोच के वो सारे डिसीजन कर रहा होता है, तो उसके पीछे का जो आधार होता है वो यही होता है। इसलिए मैंने ये इसको यहाँ पे लगाया है, इसकी यही इम्पोर्टेंस है। 19 जुलाई इंडियन एक्सप्रेस, स्थानीय शासन की ये GS2 पॉलिटी में यूज़ होगा। स्थानीय शासन की लेखा परीक्षा के लिए अंतर्राष्ट्रीय केंद्र क्या है, जिसका कैग ने गुजरात में उद्घाटन किया है। ठीक है, तो जो लोकल गवर्नेंस है वो हमारी UPSC की थीम है, जिस पर UPSC बार बार प्रश्न पूछती है। तो क्या कर रही है गवर्नमेंट, कैग ने क्या किया है, तो हमें बस उसको एज ए एग्जाम्पल ही यूज़ करना है। क्या इशू है? कह रहा है कि भारत के जो नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक गिरीश चंद्र मुर्मू ने गुरुवार 18 जुलाई को राजकोट में इंटरनेशनल सेंटर फॉर ऑडिट ऑफ लोकल गवर्नेंस का उद्घाटन किया। CAG कार्यालय के अनुसार देश में पहला स्थान राजकोट में महालेखागार खाता और पात्रक और लेखा परीक्षा के कार्यबल भवन में कार्य करेगा, और इसका उद्देश्य है स्थानीय शासन निकायों के लेखा परीक्षा के लिए वैश्विक मानक स्थापित करना है। आप बस ये देखना कि स्थानीय स्वशासन की लेखा परीक्षा के लिए कैग ने गुजरात में उद्घाटन किया। ये नीचे वाली लाइन लिखना कि इसका उद्देश्य क्या है, स्थानीय शासन निकायों के लेखा परीक्षा के लिए वैश्विक मानक स्थापित करना। सिर्फ इतनी ही लाइन है जो इसमें से इम्पोर्टेंट है। ओके, अब देखो ये केस है, कितने दिनों से चल रहा है। ठीक है, क्या है? 20 जुलाई UPSC ने दिनों में आया, UPSC ने पूजा खेड़कर के खिलाफ जालसाजी का आपराधिक मामला दर्ज किया। ठीक है, अब पता है क्या करते हैं लोग, करंट अफेयर्स जो पढ़ाते हैं, ठीक है, और भी कोई जो नहीं भी पढ़ाते हैं, वीडियोस बनाते हैं, जो लोग क्या कर रहे हैं कि जो ट्रेंड है, ट्रेंड में जो चीज़ें चल रही हैं, ठीक है, उसका अगर हमारे UPSC के सिलेबस से चाहे कोई लेना देना ना हो, पर नहीं वही चीज़ दिखाएंगे और वही चीज़ सुनने में बच्चों को इंटरेस्ट भी आता है। तो जो बिगनर होते हैं उन्हें ना PYQ पता होता है, ना उन्हें सिलेबस रटा होता है अपना, ठीक है, किस तरह से क्वेश्चन आ रहा है वो पता नहीं होता। तो क्या होते हैं, वो जो ट्रेंडिंग में वीडियो चल रही होती है ना, वो देखने लग जाते हैं। ठीक है, फिर क्या करते हैं, कोचिंग वगैरह जा रहे हैं, कहीं से भी तैयारी कर रहे हैं, तो उसको लेके क्या करेंगे, बच्चों से डिबेट करेंगे। ठीक है, तो आपको इन सब चीज़ों में नहीं पढ़ना है, ये कि बस जो ट्रेंड में आ रहा है हम उसे देख रहे हैं। ठीक है, और अब इन सब से बचने का आपके पास एक ही वो है जो मैं मंत्र बता चुकी हूँ, कि अगर आप देख रहे हो उस चीज़ को, आप फिर से अपने साथ ये क्वेश्चन करो कि मैं इसका यूज़ कहाँ करूँगी या करूँगा। ठीक है, आगे चलते हैं। यूज़ एथिक्स, इतना भी नहीं यूज़ है अभी इसका। क्यों नहीं है? अगर ये ठीक है, ये जब तक सुप्रीम कोर्ट अगर वो नहीं लगा देता ना कि हाँ ये है, तब तक आपको इसको एज एग्जाम्पल यूज़ नहीं करना है। लेकिन जो 2025 में जब तक शायद निर्णय जो डिसीजन है वो भी आ जाएगा, अगर ये दोषी पाई जाती हैं तो आप इन्हें एज एग्जाम्पल यूज़ कर सकते हैं GS फॉर एथिक्स में। कि और क्वेश्चन है जैसे, ज्ञान के बिना ईमानदारी कमज़ोर और व्यर्थ है, पर ईमानदारी के बिना ज्ञान खतरनाक और भयानक होता है। इस कथन से आप क्या समझते हैं? आधुनिक संदर्भ में उदाहरण लेते हुए अपने अभिमत को स्पष्ट कीजिए। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आया था, इसमें आपको एज एग्जाम्पल लगाना है। ठीक है, बस अगर ये केस डिसीजन ये दोषी पाई जाती है तो 2025 में आपको ऐसे यूज़ करना है। ऐसे भी आया है कि मूल्यों से वंचित शिक्षा जैसे अभी उपयोगी व्यक्ति को अधिक चतुर शैतान बनाने जैसी लगती है, कि जो हमारी जो शिक्षा है आजकल उसमें मूल्यों को इतना इंपॉर्टेंस नहीं दिया गया है, तो वहाँ पर भी हम इसको एज ए एग्जाम्पल यूज़ करेंगे।
राइटर ने इसमें कहा है कि संघ लोक सेवा आयोग ने शुक्रवार को कहा है कि उसने सिविल सेवा परीक्षा 2022 में निर्धारित सीमा से अधिक अतिरिक्त प्रयास प्राप्त करने के लिए कथित रूप से जाली पहचान पत्र बनाने और तथ्यों को गलत तरीके से प्रस्तुत करने और गलत जानकारी देने के लिए परिवीक्षाधीन IAS अधिकारी पूजा खेड़कर के खिलाफ एक आपराधिक मामला दर्ज किया गया। तो देखो, जब हम ये लिखते हैं ना, जैसे हम ये ऐसे कि मूल्यों से वंचित शिक्षा जैसे अभिउपयोगी व्यक्ति को अधिक चतुर शैतान बनाने जैसी लगती है, तो देखो ये सब तो यूँ ही है जो आप सबको पता ही है, ठीक है। अब यूज़ देखो, सिविल सेवक जो होते हैं क्या शपथ लेते हैं, मैं शपथ लेता हूँ कि सत्यनिष्ठा से प्रतिज्ञा करता हूँ कि भारत और विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति श्रद्धा और सच्चे निष्ठा रखूंगा। मैं भारत की प्रभुता अखंडता अक्षुण्ण रखूंगा तथा मैं अपने पद के कर्तव्यों और राजभक्ति ईमानदारी और निष्पक्षता में पालन करूंगा। ठीक है, शपथ हम ये लेते हैं, लेकिन काम क्या हो रहा है ये, इसलिए ये ऐसे है कि मूल्यों से वंचित शिक्षा जैसे अभिउपयोगी व्यक्ति को अधिक चातुर और शैतान बनाने जैसी लगती है। ठीक है, तो 2025 में ही इसका यूज़ करना, या अभी भी आ जाता है तो आप इसका यूज़ करना, वरना मत करना। तो बस इसमें इतना ही था, पर नहीं, सारे दिन फ़ोन खोलो, पूजा खेड़कर और भी लोगों को ले आए। क्यों? वही रीज़न है, बस जो ट्रेंड में चल रहा है वो पढ़ाओ। और आप बिगनर हो तो प्लीज़ इन सब चीज़ों में मत भटके, वरना जब आपका भी धीरे धीरे, मैं डीमोटिवेट बिल्कुल नहीं कर रही हूँ, जो बच्चों का 5th-6th अटैम्प्ट है आप उनसे पूछिएगा, वो यही सबके कारण उनके इतने अटैम्प्ट बढ़ जाते हैं, बाकी और कोई रीज़न नहीं है। 20 जुलाई, डाउन टू अर्थ। दिल्ली और नोएडा सबसे प्रदूषित शहरों में शामिल, जहां राष्ट्रीय स्वच्छ वायु कार्यक्रम के तहत 40% से कम फंड का उपयोग हुआ है। CSC ने तत्काल सुधार का प्रस्ताव दिया है। तो अर्बनाइजेशन की जो समस्याएं हैं वहाँ पर हम इसे एग्जाम्पल यूज़ करेंगे। GS1 सोसाइटी में, ज्योग्राफी में जैसे भी क्वेश्चन आएंगे हम इसका यूज़ करेंगे। ठीक है, ऐसे है, स्वीकारोक्ति का साहस और सुधार करने की निष्ठा सफलता के 2 मंत्र हैं। तो अब ये इतना ज़्यादा प्रदूषण है, ठीक है, प्रदूषण है, इससे क्या लोगों की दक्षता पर प्रभाव नहीं पड़ता? लोगों की अगर दक्षता पे प्रभाव पड़ेगा तो क्या उत्पादन कम नहीं होगा, प्रोडक्शन कम नहीं होगा? ठीक है, तो इस तरह से समझना है। क्या हमारी जो इकोनॉमी की जो गतिशीलता है वो इम्पैक्ट नहीं होगी, उसमें कमी नहीं आएगी? ठीक है, तो फिर जो हमारे SDG के जो गोल हैं, नो पॉवर्टी, जीरो हंगर, क्लाइमेट एक्शन, उन सबको हम कैसे अचीव कर पाएंगे? ठीक है, ये सब बता के फिर हम एंड में क्या कर लिखेंगे कि अब समय आ गया है कि हम इसे स्वीकार करें और इसमें सुधार करें, क्योंकि स्वीकारोक्ति का साहस और सुधार करने की निष्ठा सफलता के 2 मंत्र है। तो इस तरह से ही भूमिका लिखनी होती है, ज़रूर नहीं हर में स्टोरी लिख के आ रहे हैं हम, ठीक है, कोई रटने वाली अपडेट चीज़ों को लिख के है, मार्क्स ज़्यादा मिलेगा। तो अब ये ख़त्म हो गया है और मैंने अपनी जुलाई की सीरीज़ में आज पूरा इसको ख़त्म भी कर दिया है। मैं ऐसे ही वीकली लाती रहूँगी, या अगर आप कहेंगे तो मैं कमेंट कर दीजिए मुझे, तो मैं डेली भी ले आऊँगी और बाद में हम इसका वीकली भी डिस्कशन कर लेंगे, तो जैसा भी आपको अच्छा लगेगा। ठीक है, और इसके साथ ही अब आप मुझे ये बताएं कि आपको, क्योंकि आप बिगनर हैं, तो कई बच्चे क्या करते हैं कि 12th के बाद से ही इस तैयारी में आ जाते हैं, या कई होते हैं जो ग्रेजुएशन के बाद आते हैं। ठीक है, तो आप क्या चाहते हैं मैं किस पर अब वीडियो लेकर आऊँ, कि हम ग्रेजुएशन में या पोस्ट ग्रेजुएशन में कैसे हाईएस्ट मार्क्स स्कोर करें, या दूसरा एथिक्स के आंसर राइटिंग अगर आपको मेरे साथ करनी है मॉडल आंसर के साथ, PYQ के साथ, तो आप मुझे प्लीज़ कमेंट में बताएं। आप जो चाहेंगे हम पहले उस पर फिर मैं काम करूँगी, फिर मैं आपको यहाँ पे सिखाऊंगी। तो 2 बातें मैंने बोली हैं, ध्यान रखना। अब ये भी ध्यान रखना, सिर्फ PDF को डाउनलोड मत करना, क्योंकि जो मैं वीडियो में बोलती हूँ वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, ना कि PDF। ठीक है, तो चलो अब मैं ख़त्म करती हूँ यहाँ पर। आशा करती हूँ कि आपको ये पहले से ज़्यादा पसंद आया है तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, ताकि जो बच्चे भी अगर 2024 में एग्ज़ाम देने वाले हैं तो इसको अगर ऊपर से भी देख लेंगे ना, वो बहुत कुछ सीख के जाएंगे इन 2-3 वीडियो को। और कितनी कम टाइम में मैंने कितना, मतलब आपको ज़्यादा आवर की तो ये वीडियो है भी नहीं, जो डेली 2-2 घंटे की मैं बना रही हूँ, 1 घंटे की बना रही हूँ, सीधा सिखा रही हूँ, एग्ज़ाम में जाओ यूज़ करो, एग्ज़ाम में जाओ यूज़ करो, तो ताकि ये वीडियो उन तक भी पहुँच सके, इसलिए बस। तो अगर आपको पसंद है तो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब करें और वीडियो को ज़रूर देखें, PDF सिर्फ डाउनलोड ना करें। थैंक यू, बाय।